हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिजिक्स में उसके न्यूमेरिकल, यानी कि चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे। तो न्यूमेरिकल में कुछ फार्मूले जिनका यूज करेंगे वो यहाँ पर लिख रखे हैं हमने। V = W/Q, I = Q/T, V बराबर IR, E बराबर PT, या हीट एनर्जी = I²RT, पावर P बराबर VI। उसके अलावा रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो R बराबर R1 + R2 + R3, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एस्चान बुक है जिसका कुछ काम, जिसमें न्यूमेरिकल कुछ कराएंगे हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू फ्लो फॉर 1 मिनट। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल V दे रखा है 10 वोल्ट। If the potential difference of 10 volt causes a current of 2 ampere, यानी I दे रखा है 2 एम्पियर, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 मिनट की 1 मिनट। टाइम यहाँ पर कितना है? 1 मिनट है। 1 मिनट का टाइम है, तो इसको अगर लिखे तो 60 सेकेंड लिख सकते हैं। V मालूम है, I मालूम है, T मालूम है, हमको चाहिए एनर्जी। तो हमने एक फार्मूला लिख रखा है आपको, E बराबर PT, और P बराबर क्या होता है? VI होता है। अगर हम E बराबर लिखे PT और P बराबर VI लिख दे तो ये हो जाएगा E बराबर VIT। V की जगह पर 10, I की जगह पे 2, और मिनट की जगह, यानी जो टाइम है वो 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 1200 जूल। तो ये आ जाएगी एनर्जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यहाँ पर क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। तो चार्ज के लिए क्या काम करेंगे? दो फार्मूले हैं जिसमें चार्ज दिख रहा है। एक बार दे रखा है V बराबर W/Q, और एक दिख रहा है I बराबर Q/T। Q को चार्ज कहा जाता है। जो गिवन है वो नोट कर लीजिए पहले। अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर, यानी I दे रखा है 0.36 एम्पियर, जबकि इसमें टाइम दे रखा है 15 मिनट। टाइम दे रखा है 15 मिनट। मिनट को अगर हम सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 900 सेकेंड। I मालूम हो गया, T मालूम हो गया। निकालना इसमें क्या है हमको? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि Q निकालना है। तो Q बराबर IT। क्यों? क्योंकि I बराबर Q/T है, तो Q बराबर I × T हो जाएगा। I की जगह पर 0.36, T की जगह पर 900, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 6 54, 9 6 54, और 9 3 27, 27 और 5 32, तो 324 क्या कूलाम। कूलाम क्यों आया? क्योंकि ये चार्ज है। अगर ये एनर्जी होती तो जूल होती। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। देखिए, एक फार्मूला इसमें हमने नहीं लिखा है, वो हम बता देते हैं आपको। ऐसा होता है कि जो टोटल चार्ज है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी कि Q बराबर N × E। ठीक है, इसका यूज हो सकता है हमें करना पड़े, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी E की वैल्यू दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे दिया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, N निकालना है आपको, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। टाइम दे रखा है 1 सेकेंड का, और टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट, I दे रखा है 1 एम्पियर। तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम ये करेंगे, Q बराबर IT का फार्मूला हम जानते हैं, Q बराबर IT। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको N मालूम नहीं है, E मालूम है। अगर हमको Q भी मालूम हो जाए तो Q और E मालूम हो जाएगा तो N हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले Q बराबर IT लगाएंगे, तो Q की जगह पर मालूम नहीं क्या है, I की जगह पर 1 है, टाइम की जगह पे 1 है। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 कूलम। Q कितना आ गया? 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। अगर यहाँ से N की वैल्यू निकालनी है तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मतलब 1 है और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। शिफ्ट करेंगे, 10⁻⁻19 जब ऊपर आएगा, यानी कि न्यूमरेटर में आएगा, तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, जबकि नीचे 1.6 दे रखा है। नीचे 1.6 दे रखा है, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है? 10⁻19 दे रखा है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसमें 100 अलग कर लेते हैं, तो ये बचेगा 10⁻17, जबकि अपॉन में कितना है? 1.6।
ठीक है, तो बल्कि इसको हमें क्या करना चाहिए था, एक ही से काम चल जाएगा क्योंकि एक तो पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 4 से करेंगे तो 6.25, इसका मतलब ये हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा गया है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, इसमें लिखा है कि द पीडी अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट। पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, दे रखा है कितना 12 वोल्ट। इफ द पीडी अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट, हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासेस थ्रू इट। यानी क्यू दे रखा है 1 कूलम, वी दे रखा है 12, ई निकालना है। तो हम जब जानते, जो फार्मूले जानते हैं, ई बराबर पीटी जानते हैं। टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, हमको गिवन है नहीं, गिवन है, टाइम यहाँ पे नहीं दिया है, डायरेक्ट यहाँ पे दिया है कि अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पासेस थ्रू इट, और इसका सेकंड पार्ट है अ चार्ज ऑफ 5 कूलम पासेस थ्रू इट, और थर्ड पार्ट है करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। तो पहले पार्ट में पहले आ जाते हैं। पहले पार्ट में जो निकालना है वो दिया था पीटी दे रखा है, और जूल यानी कि हमको डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमने पहला फॉर्मूला लिखा था वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी इंटू क्यू। तो वी कितना है 12, क्यू कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा 12 जूल। पहला तो आंसर ये हो गया। सेकेंड जो इसका पार्ट दिया हुआ था वो दिया हुआ इसमें अ चार्ज ऑफ 5 कूलम पासेस थ्रू इट, चार्ज 5 कूलम है, यानी अब जो क्यू दे रखा है वो 5 कूलम दे रखा है। तो अब क्या निकालना है, फिर से हमें एनर्जी ही निकालनी है। तो वी तो वही रहेगा, वी में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ से फिर से डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू और क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू, यानी वी 12 है, ये 5 है, तो यह आ जाएगा 60 जूल। ये सेकंड आंसर हो गया। और थर्ड आंसर में दिया गया है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 10 सेकेंड, यानी थर्ड केस के लिए टाइम भी दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, तो वो भी अगर नोट कर लिया जाए, टाइम भी दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है। करंट कितना दे रखा है 2 एम्पियर, जबकि टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो हमने फार्मूला लिखा है ई बराबर पी टी लिख सकते हैं, या ई बराबर, अगर ई बराबर पी टी लिखें और पी की जगह पे वी आई लिखें तो वी आई टी हो जाएगा। तो वी की जगह पर कितना 12, आई की जगह पर कितना 2 और टी की जगह पे 10, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 240 क्या जूल। तो ये इसका आंसर आ गया इसके थर्ड पार्ट का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नेक्स्ट दे रखा है कि इफ 10 सेकेंड अ चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स अ बैटरी and 200 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result। तो पहला पार्ट है what is the PD across the battery, given क्या है 10 सेकेंड, if in 10 सेकेंड यानी कि टाइम दे रखा है पहली चीज, in 10 सेकेंड चार्ज ऑफ 25 कूलम यानी क्यू दे रखा है 25 कूलम, leaves the battery and 200 joule energy यानी W दे रखा है 200 joule of energy is delivered to an outside circuit as a result, what is the PD, V निकालना है। तो देखिए V किससे निकल आएगा, W और Q से निकल आएगा। V बराबर होता है W अपॉन Q, W कितना है 200, Q कितना है 25, तो आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट। ये आ गया PD पहला पार्ट। उसके बाद निकलना है व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, यानी हमको I निकालना है इसी केस में। तो अगर I निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, Q बराबर IT, I बराबर Q अपॉन T। Q कितना दे रखा है 25 और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। दिस इज द आंसर। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें दिया हुआ है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। देखिए आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, अगर हम डिफाइन करते हैं करंट को, तो हमने बोला है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि इन 1 सेकेंड जितना भी चार्ज फ्लो करता है उसे ही करंट कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 कूलम चार्ज है जो कि 1 सेकेंड में पास होता है। इसका मतलब अगर कूलम यानी कि Q1 दे रखा है,
यानी जो चार्ज है 1 दे रखा है, टाइम 1 सेकंड दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि 1 1 लिखेंगे तो 1 एम्पियर करंट आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड, व्हाट इज द करंट। पहली कंडीशन समझ लें आप इसको, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए लाइटनिंग समझ पा रहे हैं, जैसे आज का बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म देखने को मिलता है या लाइटनिंग नज़र आती है, उस लाइटनिंग की बात हो रही है। चूँकि लाइटनिंग फ्लैश है उसमें कितना चार्ज है, 10 कूलम, यानी क्यू दे रखा है 10 कूलम, और आगे दिया है विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द करंट इफ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट। वोल्टेज कितना है, 10 MV, M मतलब मेगा, मेगा को अगर लिखना है तो 10 की पावर 6 लिखते हैं, वोल्ट हो जाएगा यानी कि 10 की पावर 7 वोल्ट। ये V हो गया, Q दिया है, V दिया है, T दिया है, निकालना क्या है, व्हाट इज द एनर्जी, E निकालना है। तो वैसे तो E बराबर हमने PT लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर P की जगह पर क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर I भी नहीं मालूम है तो I की जगह पर क्या लिख देंगे, Q अपॉन T, यानी P बराबर VI और T आ गया। V मालूम है लेकिन I नहीं मालूम है तो I की जगह पे Q अपॉन T लिख देंगे, और T पहले से लिखा है तो T कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, V इंटू Q। सही है, E बराबर P इंटू T, और अगर मान लीजिए यहाँ से P की जगह लिखें VI और I की जगह लिख दें Q अपॉन T, तो T कैंसिल हो गया, V इंटू Q आ जाएगा। तो V कितना दे रखा है इसमें, 10 की पावर 7 और Q दे रखा है 10, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 8 जूल। ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन नंबर E 26। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें 26 में क्या क्या निकालना था हमको, चलिए ऐसे छोड़ दीजिए। देखिए 10 की पावर 8 जूल लिखिए, या इसको आंसर अगर देखें तो उसमें शायद मेगा जूल में दे रखा है, तो मेगा जूल में करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया मेगा का मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। अगर मेगा को जूल में करना है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर जूल को मेगा में करना है तो 10 की पावर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आंसर के हिसाब से चले हम तो ये हो जाएगा मेगा जूल, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पावर बचेंगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100 मेगा जूल, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 26 का ई पार्ट। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। और न्यूमेरिकल कहाँ पर दिख रहा है इसमें, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल भी है, तो मुझे नहीं लगता इसको नीड है कराने की, डायरेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो जिसमें थोड़ा सा काम हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल दे रखा है कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो 3 bulbs कैन बी lit from a battery so that 2 bulbs are controlled by the same switch and while the third bulb has its own switch। देखिए समझना क्या है इसमें, थोड़ा सा इसमें सर्किट यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना है। सीरीज में क्या होता है कि अगर एक स्विच हमने ऑफ किया तो सब कुछ बंद हो जाएगा, जबकि पैरेलल में इंडिविजुअल स्विच काम करता है, यानी जो डोमेस्टिक सर्किट है, जो घर में जो सर्किट बनते हैं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, जिससे कि हर कमरे में अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच हम यूज़ करते हैं। अगर वो सब सीरीज में होते तो एक स्विच ऑफ का मतलब पूरे कमरे की लाइट, और अगर पूरे घर की लाइट सीरीज में है तो इसका मतलब अगर एक स्विच ऑफ करेंगे तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लिखा है एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 बल्ब हैं, जिनमें कहा गया है कि 2 बल्ब कंट्रोल बाय द सेम स्विच। देखिए 2 बल्ब अगर सेम स्विच है इसका मतलब ये सीरीज में है, और एक के लिए अलग स्विच है तो वो पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्विच लगेगा वो कहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए। यहाँ पर जब लगेगा तो ये इसके लिए पूरे के लिए काम करेगा, और जो इसके लिए होगा वो इंडिविजुअल काम करेगा। अगर इसको बंद करेंगे तो सिर्फ यही बंद होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, इस तरीके से सर्किट पूरा हुआ है, तो इस तरीके से देख सकते हैं इसको अगर देखना चाहें। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे, हाँ अगला न्यूमेरिकल है 34। लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर, हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं हम। इसमें लिखा है कि एक तो V दे रखा है 230 वोल्ट दे रखा है, और जो करंट है वो दे रखा है 8 एम्पियर
क्वेश्चन में जो डिमांड की गई पहले पार्ट में दिया गया है कि हाउ मच चार्ज यानी क्यू निकालना है। देखिए तो अब क्या करें, हम जानते हैं कि जो फार्मूला हम जानते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी जानते हैं। टाइम की बात यहाँ पर है कि नहीं है, ईच सेकंड टाइम की बात है, इसका मतलब टी की जगह पे कितना है 1 सेकंड है, टी यहाँ पर कितना है 1 सेकंड है। तो क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है, आई कितना है 8, टाइम कितना है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 कूलम, पहला आंसर हो गया। लिखा है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर बाई इन ईच सेकंड, यानी कि अब क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी 1 सेकंड के लिए। तो ई बराबर क्या होता है वी आई टी, क्यों, क्योंकि ई बराबर पी टी और पी की जगह पे वी आई, तो हो जाएगा वी आई टी। वी दे रखा है 230 वी दे रखा है, आई कितना दे रखा है 8 दे रखा है, जबकि टाइम कितना 1 सेकंड दे रखा है। मल्टीप्लाई कराएंगे 8 0 8 3 24 7 2 16 17 18 1840 जूल। इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1840 जूल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो 34 का हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसको भी बता ही देते हैं क्या मतलब है इसका, समझ लो। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी एन निकालना है पहली चीज, तो ये हो गई। देखिए निकालना के ये जानना जरूरी है, तभी समझ पाएंगे फार्मूला कौन सा लगेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एन निकालना है, टाइम पर सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड, पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट इज 5 एम्पियर। आई दे रखा है 5 एम्पियर का और इसमें टाइम जो दे रखा है वो 1 सेकंड दे रखा है। देखिए Q बराबर क्या होता है आई टी होता है, Q बराबर क्या होता है आई टी होता है। आई यहाँ पर 5 है, T यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाएगा 5 कूलम। Q मालूम हो गया, N मालूम हो गया और E की वैल्यू मालूम रहती है हमको, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। E मालूम हो गया, Q मालूम है, N निकालना है, तो Q बराबर NE हमने एक फार्मूला यहाँ पर लिखवाया था, बार बार आ रहा तो लिख लेते हैं इसको। Q बराबर NE, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। Q कितना है 5 और E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, ये हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 50/16 और 10 की पावर 19 ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे करें तो 2 8 जा, यहाँ पे 25, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 2 जा 16, 5 जा 40, 3.125 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज में कुछ और चेंजेस हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिफरेंट होंगे। न्यूमेरिकल, चलिए कुछ छोटे से स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे आते जाएंगे बताते चलेंगे उनको। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस। बताने की जरूरत नहीं है, V बराबर IR लगाएंगे। V दे रखा है और I दे रखा है कि R दे रखा है, देख लेते हैं इस बार। रेजिस्टेंस दे रखा है यानी कि V दे रखा है कितना 20 वोल्ट दे रखा है, जबकि रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5 ओम दे रखा है। V दिया है, R दिया है और हमको क्या चाहिए I चाहिए, तो हम जानते हैं V बराबर IR या I इज इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन R 20/5 यानी कि आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9 S4 में। एक्सरसाइज है ये वेरी शॉर्ट की। और इसके बाद है हम लोग आ गए, अगला क्वेश्चन दिया है कि रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज अ करंट 2 एम्पियर फ्लोइंग, व्हाट इज द पोटेंशियल। सेम क्वेश्चन, V बराबर IR लगाएंगे। यहाँ पर I दे रखा है और R दे रखा है। I कितना दे रखा है 2 एम्पियर दे रखा है, I 2 एम्पियर दे रखा है और रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है। तो V बराबर IR लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 वोल्ट। तो यहाँ पर V निकल आएगा। तो ये सब क्वेश्चन जनरल है, लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लेंगे आप। और उसके बाद है करंट 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर हुज एंड पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, यानी यहाँ पर I दे रखा है, V दे रखा है और R चाहते हैं। तो इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके हम निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर V बराबर IR है, अगर V बराबर IR है तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। V और I दोनों चीज़ें दे रखी हैं अगले क्वेश्चन में, तो R निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि और कुछ न्यूमेरिकल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है। लिखा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट इज 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द। देखिए फार्मूला यही लगना है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, बट यहाँ पर क्या है मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, 1000 से
डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मिली एम्पियर को एम्पियर में करने के लिए 1000 से डिवाइड और एम्पियर को मिली एम्पियर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो गिवन क्या क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है यानी V दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी है यानी V दे रखा है, और करंट कितना दे रखा है 2.5 एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है। तो इसको अगर एम्पियर में करना तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि हमने कहा डिवाइड करने की बात है तो ये एम्पियर में हो जाएगा। और कैलकुलेट द वोल्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन आर निकालना, तो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। V अपॉन आई का मतलब V यहाँ पर कितना दे रखा है 12 और I है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 3, जबकि ये 2.5 है, 0.9 में 0 बढ़ेगा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 4 जा, फिर 5 6, 5 4 जा, 5 8 जा, तो आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल है 18th का सेकंड, लिखा है व्हाट पीडी इज नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। क्या क्या दे रखा है, पीडी की जरूरत है, यानी कि पीडी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वी नहीं मालूम है हमको, जबकि रेजिस्टेंस और वी दे रखा है, नहीं रेजिस्टेंस और क्या दे रखा है, व्हाट पीडी इज नीडेड 6 एम्पियर, आई दे रखा है 6 एम्पियर, और आर दे रखा है, आर दे रखा है 40 ओम, आर दे रखा है 40 ओम। तो हमें चाहिए वी, तो वी बराबर आई आर लगा दिया जाएगा। वी कितना है मालूम नहीं, वी तो निकालना है, 6 हो जाएगा यहाँ पर, 40 हो जाएगा, तो आ जाएगा 240 वोल्ट। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी। इसके बाद है एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डबल बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। ये बताएंगे हम क्वेश्चन आपको। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है सुन लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, यानी वी फिक्स है, वी में कुछ नहीं चेंज होना है, वी तो वी रहेगा, लेकिन यानी कि V1 को V मान लिया हमने और रेजिस्टेंस को अभी हमने R मान लिया, यानी R1 को R मान लिया। क्वेश्चन में लिखा है कि कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, तो करंट में क्या चेंज आएगा, यानी कि V1 V है, V2 V है, R1 R है, R2 क्या होगा ये निकालना है, जबकि I R2 दे रखा है डबल शायद, हाँ रेजिस्टेंस क्या डबल है, इसका मतलब अगर R1 R है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि करंट कितना होगा, तो अगर I1 को हम I मान लें तो I2 कितनी होगी, तो हम जानते हैं क्या होता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, और सेकंड केस में यानी कि तो वैल्यू हमने I1 की निकाल ली, अगर हम I2 की निकालेंगे तो I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2, ये R1 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा V अपॉन R आ जाएगा, और यहाँ पर R2 है तो ये V अपॉन R आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि I2 की वैल्यू कितनी है V अपॉन 2R, जबकि I1 की कितनी है V अपॉन R। ठीक है, तो हमें बताना है कि I2 कितना होगा। अगर हम I2 को लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू V अपॉन R, और V अपॉन R को लिख सकते हैं I1, यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो जो करंट हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है ओम्स में V बराबर आई आर, इसके हिसाब से जो R होता है वो क्या हो जाएगा V अपॉन आई, यानी कि I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस होता है, यानी अगर R डबल करेंगे तो I आधा हो जाएगा, अगर R आधा करेंगे तो I डबल हो जाएगा, अगर R 4 टाइम्स करेंगे तो I 1/4 हो जाएगी, अगर R 1/4 करेंगे तो I 4 टाइम्स हो जाएगी। उसी चीज़ को यूज़ किया। पहले केस में हमने कहा V1 को V है, R1 R है, I1 I है, तो यहाँ से बन जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, और यहाँ से बनाएंगे V2 V है, R2 2R दिया, डबल हो गया रेजिस्टेंस। I2 कितना होगा ये बताना था हमको, तो यहाँ पर पहले केस में हमने I1 निकाला V अपॉन R1, R1 की जगह R लिखा, तो I1 की वैल्यू V अपॉन R हो गई, जबकि I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा, R2 की जगह पे 2R लिखेंगे तो V अपॉन 2R हो गया। V अपॉन R को क्या लिख सकते हैं I1 लिख सकते हैं, तो I2 आ जाएगा 1/2 I1, यानी कि जितना करंट पहले होगा उसका हाफ करंट हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस को डबल किया जाएगा। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of 0.5 meter long nichrome wire XY and ammeter, a voltmeter, 4 cells 1.5 volt each and a plug key was set up.
लिखा है ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये न्यूमेरिकल मुझे लगता है पता है। आगे लिखा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V अपॉन I रेशियो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8, 1.2 एंड 1.6 वोल्ट। यहाँ पर ये लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर V दे रखा है तो I यहाँ से हमें मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? अगर ऊपर की वैल्यू देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा था, लिखा है कि नाइक्रोम वायर है एंड एमीटर लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, 4 सेल लगे हैं। 4 सेल लगे हैं तो अगर एक सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 1.5 यानी कि 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पर, ये V हो गया। और यहाँ पर जो कंडीशन बनी, जो डायग्राम बनेगा, लिखा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ V अपॉन I रेशियो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि पहले करंट को I मान लिया जाए। देखिए रेजिस्टेंस तो चेंज होता नहीं, रेजिस्टेंस क्या कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ओम्स लॉ में जब रेजिस्टेंस हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि I यानी कि जो V और I है इनमें क्या रिलेशन है, प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब यहाँ इसको हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो R क्या है, कांस्टेंट है, R में कोई चेंज नहीं होना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर I की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो पहले केस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, और रेजिस्टेंस तो R मान ही लेते हैं। और यहाँ से अगर हम I निकालेंगे तो I क्या हो जाएगी, I = V अपॉन R, यानी आ जाएगा 6 अपॉन R। ये तो हो गई I। रेजिस्टेंस पे हम बाद में बात करेंगे, वैसे तो रेजिस्टेंस की नीड हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि V और I का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से अगर V और I का रेशियो निकालेंगे तो कितना बनेगा, अगर यहाँ से V और I का रेशियो क्या बनेगा, R बनेगा। यानी R की वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 अपॉन I। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन I। अब काम करते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0.8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस यही रहेगा, तो I कितनी हो जाएगी। अब अगर I1 लिखें, I1 ये कब है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट है, तो I = क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V हो जाएगा 0.8 और R कितना हो जाएगा, 6 अपॉन I ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे थोड़ा कैंसिल आउट करें, 4 2 जा 15 जा, यानी 2 अपॉन 15 I, यानी कि जितना पहले करंट था। या अगर रेशियो की बात करें, हमें क्या चाहिए था, इसमें हमें चाहिए था V और I का रेशियो, तो V ये हो गया, I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन 15 I आ गई, तो V अपॉन I का रेशियो निकालें तो V की जगह 0.8 लिख दिया और इसकी जगह पे 2 अपॉन 15 I लिख दिया गया, तो क्या हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, और 15 4 जा कितना होता है, 60, यानी कि 6 अपॉन I आ गया। तो V अपॉन I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 6 अपॉन I। 6 अपॉन I पहले केस में आया, ऐसे दोबारा जब निकालेंगे तो कितनी आएगी, दोबारा निकालने के लिए फिर से काम करेंगे। तो V कितना दे रखा है क्वेश्चन में, V दे रखा है 1.2 वोल्ट, तो V दे रखा है, तो फिर से हम अगर I2 निकालेंगे तो फिर से V अपॉन R यानी 1.2, और R की जगह पे कितना, R की जगह पर 6 अपॉन I, तो ये आ जाएगा 6 2 12 यानी 0.2 I। तो फिर से अगर हम V और I का रेशियो यहाँ पर निकालेंगे तो V की जगह पे 1.2 लिखा, और V अपॉन I, तो I की कितना लिख सकते हैं हम, I की वैल्यू कितनी आई, 0.2 I आया, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि ये भी 6 अपॉन I आ गया। समझ पा रहे क्या कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि 1.5 वोल्ट के 4 इस तरीके से 4 सेल लगे हुए हैं, तो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। पहले केस में, इनिशियल केस में 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, रेजिस्टेंस फिक्स है, वो R मान लिया हमने, I निकाल लिया, 6 अपॉन R आ गया। आगे जब काम करेंगे तो रेजिस्टेंस चूंकि फिक्स रहेगा तो इसी रेजिस्टेंस को हम यूज़ कर लेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो I अगर निकालें, सेकंड मतलब जो केस दिया है कि अगर V कितना हो 0.8 वोल्ट, तो उसमें I कितना होगा, तो I = हो जाएगा V अपॉन R, V की जगह पे 0.8 लिखा और R की जगह पे 6 अपॉन I लिखा, तो I ऊपर चला गया, हाँ I ऊपर चला गया। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 अपॉन 15 I, ये I की 1 की वैल्यू आ गई। ऐसे I2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 0.2 I आ गई थी। यहाँ पे जब V अपॉन I निकाला गया तो V अपॉन I का मतलब V की जगह ये लिखेंगे और I की जगह जो ये वैल्यू आई है 2 अपॉन 15, सॉल्विंग पे कितना आ गया, 6 अपॉन I आ गया। यही काम यहाँ जब करेंगे तो यहाँ भी वही है, V की वैल्यू कितनी, 1.2 वोल्ट। I2 कैसे निकलेगा, I2 कैसे निकलेगा, V अपॉन R, V की जगह 1.2, R की जगह पे 6 अपॉन I, I ऊपर आ गया, ये आ गया 0.2 I, और अगर V अपॉन I का रेशियो चाहिए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I यानी V की वैल्यू 1.2 और I की जगह पर 0.2 I, तो 0.2 I, तो यानी पॉइंट कटेगा कैंसिल और, तो 6 अपॉन I, यानी कि यहाँ पर V अपॉन I की जो वैल्यू आ रही है
वो इक्वल आ रही है, यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में यही बताया गया था कि V अपॉन आई की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से यहाँ पर तीसरा चौथा जितने भी पार्ट होंगे वो निकालते चले जाएंगे और हमको वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल में कुछ हॉट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए इन्हीं को लगा लेते हैं। पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 है ये, क्वेश्चन नंबर 30 S4 में हॉट्स का है ये, पेज नंबर 20। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर ड्रॉज अ करंट 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉज व्हेन करंट कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई। देखिए अभी मैंने एक बात बताई थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को चेंज करके हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जबकि रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसके लिए जो करंट दे रखा है वो 2.4 एम्पियर दे रखा है अभी इनिशियल केस में, और इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से अगर आर निकालेंगे तो आर हो जाएगा V अपॉन आई, तो V यानी 120 और I यानी 2.4, तो ये आ जाएगा 50 ओम का रेजिस्टेंस आ गया हीटर का। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट लाइन। सेकंड केस में जो V दे रखा है वो 240 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस यही रहेगा जो निकला है, और हमें निकालना क्या है, I निकालना है। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है, तो I की जगह पे लिख देंगे, V की जगह पे लिख देंगे 240 और R की जगह पे लिख देंगे 50। तो ये आ जाएगा 5 4 जा 5 8 जा यानी 4.8 एम्पियर। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये हॉट्स का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद है ग्राफ छोड़ दे, न्यूमेरिकल है 33। अ PD of 10 volt is needed to make a current of 0.02 ampere flows through a wire. What PD is needed to make a current of 250 milliampere flow through the same wire? क्वेश्चन बिल्कुल सेम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ भी पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे और उस रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे दोबारा। तो क्या दिया गया है सुन लेते हैं। लिखा है कि इसमें PD 10 वोल्ट है, यानी V दे रखा है 10 वोल्ट। 33 क्वेश्चन नंबर, V 10 वोल्ट दे रखा है और करंट दे रखा 0.02 एम्पियर, करंट दे रखा 0.02 एम्पियर। तो R अगर निकालेंगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो V है 10 और I है 0.02, पॉइंट आएंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 500 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। आगे दिया है फ्लो थ्रू अ वायर, व्हाट PD इज नीडेड टू मेक अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर, यानी नेक्स्ट केस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। रेजिस्टेंस 500 ओम रहेगा, जबकि यहाँ पर जो करंट है वो दे रखा है 200 मिली एम्पियर। 200 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में लिखेंगे तो हमने बताया था 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। तो अब हमको अगर V निकालना तो V बराबर क्या होता है IR, I की जगह पे 200 इंटू 10 की पावर -3 और R की जगह पे 500 मल्टीप्लाई कराएंगे 500 इंटू 200, तो 5 2 जा 10, 4 जीरो और इंटू 10 की पावर -3। देखिए यहाँ पर 5 जीरो है, यहाँ पर 3 है, तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर -3, फाइनली 10 की पावर 2 बचेगा जिसको लिख सकते हैं 100। तो 100 वोल्ट जो आएगा वो आंसर होना चाहिए इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 33। उसके बाद 34 में दिया है कि अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 4 किलो ओम रजिस्टर, व्हाट इज PD। ये डायरेक्ट लगा सकते हैं आप लगाना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पे I दिया है, R दिया है, V निकालना है, तो V बराबर IR लगेगा। क्या क्या दिया है देखते हैं इसमें। थर्टी में अच्छा 250 मिली एम्पियर दिया था, पहले केस में 250 दिया था। ओके, पहले केस में जो दिया था तो यहाँ क्या फिर से लगाया जाए, चलिए फिर से लगा लेते हैं। वैसे हम अभी आपको याद है तो मैंने अभी रेजिस्टेंस जो निकाला था वो 500 ओम निकाला था, जबकि अगले केस में जो निकालना है वो क्या निकालना है हमको। अगले केस में I दे रखा है 250 दे रखा है, ये 250 मिली एम्पियर दे रखा है, तो इसको 250 हमने वहाँ पर 200 ले लिया, -3 एम्पियर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर V आपको निकालना है तो V बराबर क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। तो V की जगह पे कितना, V की जगह पे V तो निकालना है, I कितना है 250 इंटू 10 की पावर -3, 250 इंटू -3 इंटू R कितना है 500, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 125 यानी 125 क्या गया 3 जीरो इंटू 10 की पावर -3, 3 जीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, तो 125 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, वहाँ पे 200 ले लिया था तो 200 के हिसाब से उसका आंसर 100 वोल्ट था। दोनों सही है, समझने के लिए बता इसलिए दिया क्योंकि बुक में जो लिखा था वो यही था जो 250 मैंने दोबारा किया। उसके बाद लिखा है किया करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, यानी आई दे रखा है 200 मिली एम्पियर एम्पियर में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ये एम्पियर हो गया। आगे इसमें दिया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है यानी आर है वो 4 किलो ओम है। किलो ओम को ओम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। अब हमको वी निकालना तो वी और क्या होता है, आई आर होता है। आई कितना है 200 × 10⁻³ जबकि आर है 4000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 के आगे 50 × 10⁻³ तो 3 जीरो इससे खत्म हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा 800 वोल्ट। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 34 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। अब आ गए रजिस्टिविटी पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उन पे आ गए। इनमें क्वेश्चन में क्या है, सॉल्विंग थोड़ी ज़्यादा है तो सॉल्विंग पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, बाकी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ट्राई करते हैं। समझ लीजिए क्योंकि सॉल्विंग करेंगे तो फिर टाइम सॉल्विंग में निकल जाएगा। क्वेश्चन चलिए हम बताते हैं आपको। पहला है, इसमें एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है। रजिस्टिविटी का फार्मूला लिख दें पहले। रजिस्टिविटी का फार्मूला क्या, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। रो रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट, यही रजिस्टिविटी है, यही रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड एल लेंथ ऑफ वायर और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जनरली जो वायर होते हैं वो सिलेंड्रिकल होता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो सर्कुलर आएगा, इसलिए ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे अगर आए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a वायर इज 1 मीटर लॉन्ग 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। गिवन क्या क्या है, लेंथ दे रखी वायर की 1 मीटर और डायमीटर दे रखा है 0.2 मिलीमीटर और रेजिस्टेंस आर दे रखा है 10 ओम। निकालना है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रो निकालना है। देखिए फार्मूला डायरेक्ट आप जानते हैं, अगर हम आर बराबर लिखें तो रो एल अपॉन ए होता है और अगर रो बराबर लिखें तो आ जाएगा आर ए अपॉन एल। तो आर तो ठीक है, एल की ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एरिया नहीं दिया है बल्कि डायमीटर दिया है। तो डायमीटर जब दिया तो पहले रेडियस निकालेंगे, कैसे 0.2/2 कर देंगे और मिलीमीटर को अगर मीटर में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 0.1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁴ रेडियस है, यानी मीटर में आ जाएगी। ये हमने निकाली क्या, रेडियस निकाली। ये क्या था डायमीटर, यहाँ से रेडियस लिख देते हैं, आर बराबर है ये क्या है आर, रेडियस है। अब रेडियस मालूम है, लेंथ मालूम है, आर मालूम है, तो रो निकालेंगे तो आर की जगह पे 1 है, पाई की जगह पे 22/7, चाहे तो 3.14 लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है। और आर की जगह पर कितना 10⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगी और लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो अगर यहाँ 22/7 का मतलब हो जाएगा 3.14 और ये हो जाएगा 10⁻⁸। यही रजिस्टिविटी की वैल्यू आई और रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। कैसे आई, आर की क्या है ओम, एरिया की क्या है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो 1 मीटर कट गया तो आ जाएगा ओम मीटर। ये यूनिट हो जाएगी रजिस्टिविटी की। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी होता है वरना यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टिविटी के ही दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सॉल्विंग हो। अभी इसमें तो क्वेश्चन में नहीं थी सॉल्विंग। इसमें दिया है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.55 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड इफ द रजिस्टिविटी ऑफ दिस। तो निकालना क्या, आर निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, आर निकालना है। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द वायर दे रखा है, लेंथ ऑफ द वायर दिस इज 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी दे रखा है, डायरेक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1.55 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी दे रखी नहीं, रो दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दिया है 2.8 × 10⁻⁸, 2.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी दे रखी है। तो जो फार्मूला जानते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो की जगह पे 2.8 × 10⁻⁸, एल की जगह पर 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 × 10⁻⁸। देखिए
-6 थी यहाँ पर, ये कितनी -6 है और ये -8 है, तो क्या होता है डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 2 अपॉन 1.55, जबकि यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -8 प्लस 6 यानी 10 की पावर -2 बचेगा ऊपर। यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.6 अपॉन 1.55 इंटू 10 की पावर -2, पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ गया। अब अगर इससे हम डिवाइड करें 155, पहले 5 से कर लें, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। अगर हम 331 से 112 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा जाएगा, 93 हो जाएगा। कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा और 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा 19, पॉइंट लगेगा 0, लगभग 6 बार जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 4 बचा, 0 आ गया, 1 बार जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3.61 इंटू 10 की पावर -2। क्या आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया। अगर डेसिमल लगाना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो क्या मतलब है इसका, पावर -2 का मतलब अपॉन में 100, क्यों, क्योंकि जब ये नीचे जाएगी तो 10 की पावर 2 हो जाएगी और 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, तो ये आ जाएगा 0.0361 ओम। तो इस तरीके से इसका क्या निकल आएगा, रेजिस्टेंस निकल आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद रेजिस्टिविटी का 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। लिखा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 0.5 मिलीमीटर डायमीटर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.7 10 पावर -। देखिए सेम क्वेश्चन है, बार बार लगाने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर ये कुछ और क्वेश्चन बताएं हम आपको, फिर भी इसको लिख देते हैं हम। लेंथ ऑफ द वायर दे रखी है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर लेंथ ऑफ वायर दे रखी है, एंड 0.5 mm डायमीटर दे रखा है, 0.5 mm। इसको अगर मीटर में करें तो 0.5 अपॉन, या अपॉन लिखें या 10 की पावर -3 लिख दें, ये मीटर हो जाएगा। और अगर इसको रेडियस में लिखा जाए तो अपॉन 2 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये रेडियस आ जाएगी। और इसके बाद क्या दिया, रजिस्टिविटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -8, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब करना क्या है, फार्मूला R निकालना है, तो R हो जाएगा रो L अपॉन A का मतलब पाई R स्क्वायर। रो कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, लेंथ कितनी है 1000 अपॉन पाई का मतलब कितना 22/7, और R स्क्वायर का मतलब 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 0.25, और 10 की पावर -3 -3 10 की पावर -6। ठीक, अब क्या किया जाए, 10 की पावर -6 यहाँ पर है, 10 की पावर -8 यहाँ पर है, तो 10 की पावर -2 बच जाएगा, ये आ जाएगा 1.7 इंटू 7 इंटू 1000। देखिए अगर ये 1000 को इसमें, चलिए बाद में कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कोई। तो यहाँ 6 पावर है, यहाँ -8 है, -6 है, तो क्या बचेगी 10 की पावर -2 बचेगी, जबकि अपॉन में क्या आ जाएगा 22 आएगा, 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0625, और बाकी 10 की पावर तो चला गया। अब क्या किया जाए, यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो यहाँ पर ये 2 पावर इस 2 जीरो ख़त्म कर देगी, तो ऊपर आ जाएगा 1.7 इंटू 7 इंटू 10 आ जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा, जबकि नीचे हो जाएगा 22, और ये 0.0625, अगर पॉइंट रहेंगे तो 4 जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो बढ़ गए, कैंसिल आउट। अगर ये भी हटा दें तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, और उस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कट गया, बचा क्या 17 7 जा 119, और उसके आगे 1 2 3 4 जीरो, जबकि नीचे आ जाएगा 22 इंटू 625, 22 इंटू 625। देखिए अब यहाँ से चाहे थोड़ा कैंसिल आउट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं ये 5 से कटने वाली वैल्यू है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, और उसके बाद 3 जीरो, फिर 5 से तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और 2 जीरो, फिर 5 से कटेंगे तो 5 5 जा, 5 9 जा 45,
45 20 5 5 25 5 2 जा 10 0, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 बन जा, 5 9 जा और 5 4 जा, तो 1904/22 1904/22, 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी 952/11। अगर 952/11 है तो 11 अगर 11 से डिवाइड करें तो 11 8 जा 88 जाएगा, जबकि यहाँ 7 बचेगा, 2 है तो 11 6 जा 66, फिर 6 बचा, पॉइंट लगेगा, 5 बार जाएगा 55, 5 बचेगा 50, तो 4 बार जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 86.54 ओम। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा है जो बताने वाला है तो बताते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कैलकुलेट केबल 10 किलोमीटर, डायमीटर दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, अभी लगाया हमने। उसके बाद एक क्वेश्चन में है कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डायमीटर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये सब क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, थोड़ा पढ़ा होगा तो लिख लेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर ए निकालना है। दिया क्या क्या है, लेंथ ऑफ वायर दे रखी, रेजिस्टेंस दे रखा है और रेजिस्टिविटी दे रखी, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको। इसके बाद आगे दिया द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर लेंथ 1 इतना और टेम्परेचर इतना है, द डायमीटर ऑफ द वायर इतना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये है लॉन्ग आंसर में 24th क्वेश्चन का ई पार्ट इस चांद में। ठीक है, पेज नंबर 27, इसमें ये कहा गया है कि 1 मीटर की लेंथ है वायर की, 26 ओम का रेजिस्टेंस है और 20 डिग्री टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर यहाँ पर मैटर इसलिए नहीं करेगा कि दोनों ही काम सेम टेम्परेचर पे होने, पहले भी 20 डिग्री सेल्सियस और जो बाद में लिखा कि एट दैट टेम्परेचर, इसका मतलब वही टेम्परेचर जो पहले था वही अब है, इसलिए टेम्परेचर सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, टेम्परेचर का यूज यहाँ पर नहीं होना है। सिर्फ क्या क्या मालूम है आपको, एल मालूम है, लेंथ ऑफ वायर मालूम है, रेजिस्टेंस आर मालूम है और डायमीटर दे रखा है, तो आपको रेजिस्टिविटी निकालें, डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा RA/L, और उससे क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा जो निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस निकल आएगा। क्या निकालना था इसमें, हाँ रेजिस्टेंस दिया था, रेजिस्टिविटी निकालनी थी। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, लेंथ ऑफ वायर L दे रखा है, R दे रखा है और रेडियस दे रखी है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते दे रखा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, लेंथ ऑफ वायर दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी निकालनी, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला RA/L लगाएंगे, निकल आएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस में है, थ्योरेटिकल है, ये अपने आप करिए, इसमें कुछ खास काम नहीं है, जो लगते हैं कुछ टिपिकल वर्क है उस क्वेश्चन को करा देते हैं हम। जैसे कि हॉट्स में अगर आए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है बता देना चाहिए, तो हॉट्स वाले बता देते हैं। हॉट्स में अगर पहला क्वेश्चन पढ़ा जाए तो लिखा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स। हाँ, ये क्वेश्चन बताने वाला है, थोड़ा इसको समझिएगा अभी। देखिए ऐसा होता है जब किसी वायर की लेंथ को हम बढ़ाते हैं, वायर की लेंथ दो तरीके से बढ़ सकती है। किस तरीके से, या तो उसमें हम मटेरियल बढ़ा दें, यानी कि मान लीजिए कॉपर का वायर है, उसमें कॉपर हमने और लगा दी और उस वायर को हमने बड़ा कर लिया, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वायर को स्ट्रेच कर लें, यानी वायर को क्या कर दें, भाई मेटल का एक करैक्टर ये होता है कि वो स्ट्रेचेबल होती है। या आपने पढ़ा होगा कि यहाँ डक्टाइल नेचर होता है, मेलेबल नेचर होता है, तो डक्टाइल का मतलब वायर फॉर्मेशन और मेलेबल का मतलब होता है सीट में कन्वर्जन। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अगर किसी वायर को क्या कर दिया जाए, अगर उसकी लेंथ को क्या कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए ओरिजिनल लेंथ का, तो बताइए उसके रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये आपने पढ़ रखा है कि लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है किस पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टिविटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रेजिस्टेंस जो नया होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए एक बार, कि एक वायर है, कॉपर वायर, जिसको अगर इंक्रीज कर दिया जाए, उसकी जो लेंथ है वो डबल कर दी जाए। डबल लेंथ करने का मतलब उस वायर को ही इंक्रीज किया गया, इसका मतलब स्ट्रेच किया गया है। अगर उस वायर की लेंथ को डबल किया गया है तो बताना ये है कि उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो समझना ये है कि एक बात ये जान लीजिए हमेशा कि जब हम वायर, मान लीजिए इतना था, इतना वायर था और हमने इस वायर को कर दिया इतना, तो क्या रहेगा, क्या इसकी थिकनेस वही रहेगी जो पहले थी? नहीं, वायर पतला हो जाएगा। कितना पतला हो जाएगा? तो ज़्यादा बेहतर ये कि एरिया पे काम करें, कि अगर मान लीजिए वायर को हमने स्ट्रेच किया तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर था वो एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। कितना हो जाएगा? अगर वायर को कितना किया गया, डबल किया गया है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा।
है। समझना जरूरी है, बार बार ये चीज़ें क्वेश्चन में दिखेंगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि अगर हमने लेंथ को हाफ किया है, यानी जो पहले लेंथ थी वो L थी, अब लेंथ कितनी हो गई L/2, यानी ये L1 था और ये L2 है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पहले था वो A था, लेकिन अब जो एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, लेंथ डबल की गई ना कि आधी 2L हुई, तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी A/2 हो जाएगा। लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A इनिशियल केस में, और जब वायर को स्ट्रेच किया गया तो वायर की लेंथ हो गई 2L, तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, A/2। ये गिवन नहीं होगा, ये चीज़ गिवन नहीं होगी, ये समझना अपने आप है कि अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर 3 टाइम्स की जाएगी तो एरिया 1/3 हो जाएगा। इस चीज़ बस इतना ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब पहले केस में अगर निकालेंगे, पहले केस के लिए अगर निकालें रेजिस्टेंस, तो R बराबर था रो तो चेंज होना नहीं, मटेरियल वही है, तो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, हर मेटल का अलग होता है। पहले भी कॉपर वायर था, अब भी कॉपर वायर है, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, तो R बराबर रो, L की जगह L रहेगा और A की जगह A रहेगा। ये तो हो गया पहले केस में रेजिस्टेंस। दूसरे केस में अगर R2 निकालेंगे, ये दूसरे केस में जब निकलेगा तो ये हो जाएगा रो वही रहेगा, L की जगह पर L2 का मतलब 2L, L2 की जगह पे कितना 2L, और एरिया की जगह पे A/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो जब ये 2 ऊपर आएगा, 2 पहले से ऊपर है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो L/A, और रो L/A को हम लिख सकते हैं R1, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर लेंथ को हमने डबल किया है, अगर वायर को हमने डबल कर दिया है खींच कर, स्ट्रेच करके, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, और ऐसे केस में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना पतला वायर हो जाएगा, एरिया जितना पतला वायर हो जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ 3 मटेरियल। एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो 3 तरीके से पढ़िए, एक कंडक्टर के लिए पढ़िए, एक सेमी कंडक्टर के लिए पढ़िए, और एक पढ़िए इंसुलेटर्स के लिए। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। देखिए, अगर कंडक्टर है तो इसकी जो भी रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। कम होने का मतलब क्या होगा, जो 10 की पावर लगेगी वो माइनस में लगेगी, पहली चीज़। 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर सेमी कंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टिविटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है, या तो पावर बहुत कम होगी या नहीं होगी, जैसे 0.2300 या 0.6। ठीक, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है, तो ये जर्मेनियम है नीचे वाला और ये सिलिकॉन है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और उसके बाद एक होता है इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की जो भी होती है वो प्लस में होती है पावर 10 की, यानी कि यहाँ जो पावर लगेगी 10 की वो प्लस में होगी। अगर ये चीज़ क्लियर है कि कंडक्टर के लिए जो 10 की पावर आएगी वो माइनस में आएगी, सेमी कंडक्टर के लिए इस तरीके से भी हो सकता है, या 2.3 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते थे इसको। अगर इसको लिखते तो 2.3 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये सेमी कंडक्टर होगा, जबकि इंसुलेटर्स में जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और बड़ी पावर होगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको समझिए। वैसे न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता देता हूँ। इसमें लिखा है PQR, 3 चीज़ें हैं। P के लिए जो रेजिस्टेंस P है, P के लिए दे रखा है 2.3 इंटू 10 की पावर 3 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी सब दे रखी हैं। और फिर Q है जिसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 2.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, और एक R दे रखा है जिसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 15। अब देखिए, पहचान ऐसे ही आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि आपने ये देखा 2.3 इंटू 10 की पावर 3 है। अभी मैंने आपको बताया था ये सिलिकॉन होता है, ये अगर मल्टीप्लाई तो 2300 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, सिलिकॉन, यानी कि सेमी कंडक्टर। 2.63 इंटू -8 का मतलब कंडक्टर है ये, यानी ये कंडक्टर होगा, जबकि यहाँ पावर प्लस में है तो ये इंसुलेटर होगा। तो ये क्या है, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इतना जानना था। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इसमें हैं जिनको आप लगा लीजिएगा। और इसमें बस इतना ही न्यूमेरिकल ये हो गया। इसके बाद हम लोग आ गए कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ चीज़ें जान लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। करंट सेम होने का मतलब जो भी करंट सप्लाई में चलता है वो हर रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होता है। मान लीजिए एक कोई सर्किट है
और कोई सप्लाई अगर चल रही है इसमें, अगर कोई करंट चल रहा है तो इसमें आई चला है तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन सब के लिए अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा? क्योंकि इन सब के लिए जो टर्मिनल पॉइंट है वो अलग अलग है। इसके लिए टर्मिनल पॉइंट अलग है, इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। अगर इनके रेजिस्टेंस को R1 R2 R3 माना जाएगा, यानी रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है, आई तो सेम होगी, तो ऐसे में जो V होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर इन तीनों V को जोड़ा जाएगा तो पूरे V के इक्वल, यानी V बराबर V1 + V2 + V3 होना चाहिए। जबकि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, यानी यहाँ पे क्या करंट सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं। जब टर्मिनल पॉइंट सबके लिए सेम होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो V होगा वो सबके लिए सेम होगा, जबकि रेजिस्टेंस हमने अलग अलग मान लिए, ठीक है। और करंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I3 है, यानी अगर तीनों को ऐड करेंगे I1 I2 I3 तो I के इक्वल हो जाएगा। इतना ही जानना है, इसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे इसमें। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन भी R1 + R2 + R3, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो ये R आएगा वो इन तीनों रेजिस्टेंस से इंडिविजुअली क्या होगा, बड़ा होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा होगा, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस अगर जोड़ेंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बता देते हैं इसमें। एक्सरसाइज पे आते हैं, एग्जाम्पल्स तो आप लगा ही लेंगे। कुछ बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, समझ लेते हैं। लिखा है कि इफ 5 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। देखिए 5 रेजिस्टेंस है, सीरीज में जोड़े जाएंगे तो सबकी वैल्यू, R1 की वैल्यू 0.2, R2 की वैल्यू भी वही है, R3 की वैल्यू भी वही है, R4 की वैल्यू भी वही है और R5 की वैल्यू भी वही है। तो अगर हमें R निकालना है तो R बराबर सीरीज में क्या होता है, R1 + R2 + R3